नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष की कक्षा के अंतर्गत हिंदी साहित्य विषय में कथा साहित्य व उपन्यास। प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका द्वितीय प्रश्न पत्र है, सेकेंड पेपर है ये। और इस पेपर में प्यारे विद्यार्थियों आपकी कहानियों से संबंधित किताब है। एक तो कथा संचयन जिसमें है, और एक उपन्यास है जो मेहंदी को रंग। ठीक है, तो इसको हम पढ़ने वाले हैं, इसको पढ़ना है आपको। तो ये सेकंड पेपर है, कथा साहित्य व उपन्यास कहानी पाठों का विवेचन हम कर रहे हैं कथा संचयन पुस्तक से। आपकी जो किताब है प्यारे विद्यार्थियों, कथा संचयन है पुस्तक, उसमें जो है आज की पहली कहानी हम लेंगे। पाठ 1, उसने कहा था। बहुत प्रसिद्ध कहानी है, बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। उसने कहा था, और इसके कहानीकार है पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। प्यारे विद्यार्थियों, इन पाठों से पढ़ने से पहले मैं एक बात बता देता हूँ आपको। आपकी ये जो पुस्तक है कहानी संचयन, ठीक है, कहानी संचयन किताब है ये। कथा संचयन भी है, इसमें एक ही बात है, कहानी संचयन। तो कहानी संचयन जो पुस्तक है उसके प्यारे विद्यार्थियों आपको लगभग 12 पृष्ठ इसमें दिए हुए शुरू के, वो आपको पढ़ने हैं। और इसमें से एक प्रश्न आपका बनता है। चौथा जो 5वां प्रश्न इसमें आएगा वो प्रश्न इसमें से बनता है। ये प्रश्न ये है, हिंदी कहानी और उसका विकास, इसके बारे में आपको पढ़ना है। इसकी परिभाषा क्या है कहानी की, कहानी के परिभाषा, और कहानी के प्रमुख तत्वों का वर्णन करिए। ये बड़ा प्रश्न आता है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न को आप अच्छी प्रकार से तैयार करेंगे। इसमें प्यारे विद्यार्थियों ये जो बिंदु है, कथा वस्तु या जिसको कथानक कहते हैं, पात्र या चरित्र चित्रण, संवाद या कथोपकथन, देश काल वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य, इस प्रकार से 6 कहानी के क्या होते हैं, तत्व है। इन 6 तत्वों पर कहानी लिखी जाती है। ये जो तत्व है कहानी के प्रमुख तत्व होते हैं। तो इन पॉइंट को याद करके और इनके बारे में वर्णन आपको याद करना है। और ये जो पृष्ठ संख्या 2 और 3 पर दिया हुआ है, कहने का मतलब है 12 पृष्ठ आपको स्वयं पढ़ने हैं और उनको तैयार करना है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, कहानी के तत्वों का वर्णन कीजिए, परीक्षा में काफ़ी बार आता है। ठीक है, इसके साथ साथ एक प्रश्न ये भी आता है आपके, ये कहानी और साहित्य विधाओं में संबंध भी पूछते हैं। और इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये आता है कि हिंदी कहानी का विकास, हिंदी कहानी का उद्भव और विकास, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, ये आता है। और इसमें आविर्भाव या विकास काल, ये इसके पॉइंट है, आविर्भाव या विकास काल, फिर प्रेमचंद काल, प्रेमचंदोत्तर काल और नवीन युग। इस प्रकार से इसमें प्यारे विद्यार्थियों 4 पॉइंट दिए हुए हैं और इसके बारे में आपको ठीक प्रकार से पढ़ना है कि प्रेमचंद के काल में कौन सी कहानियाँ लिखी गई, कहानी का जब आरंभ हुआ उस समय कौन कौन सी कहानियाँ, कौन कौन से लेखक थे, कहानीकार थे, तो उसके बारे में ही आपको पढ़ना है। और ये प्रश्न संख्या 8 और 9 पर है, तो ये आप पुनः आप देखेंगे। और इसके बाद में एक प्रश्न ये है, स्वतंत्रता के पश्चात कहानी की विभिन्न धाराएँ। लेकिन जो 2 प्रश्न महत्वपूर्ण है वो है, एक तो कहानी के तत्वों का वर्णन करो, और एक प्रश्न आता है प्यारे विद्यार्थियों, कहानी के विकास यात्रा। इस प्रश्न इस नाम से भी आती है, कहानी की विकास यात्रा लिखिए, विशेष विकास यात्रा का वर्णन कीजिए, या फिर कहानी का उद्भव और विकास लिखिए, विकास का वर्णन कीजिए। तो ये बड़ा प्रश्न आता है प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका चौथा या 5वां प्रश्न ये रहेगा इसमें। तो इसको आप ठीक प्रकार से तैयार करेंगे। 12 पृष्ठ हैं शुरू के, वो आपको ठीक प्रकार से पढ़ने हैं। अब चलिए चलते हैं कहानी संचयन पुस्तक की पृष्ठ संख्या जो है 13 पर लेखक व रचना परिचय भी आप पढ़ लेना प्यारे विद्यार्थियों, ये भी आपके बहुत काम आएगा, क्योंकि इसमें मूल कहानी का जो मूल भाव होता है, केंद्रीय भाव होता है, वो इसमें दिया हुआ है। तो पहले आज हम कहानी लेते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी, उसने कहा था। प्यारे विद्यार्थी, थोड़ा सा चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इनका जन्म 1884 ईस्वी में हुआ, देहावसान 1922 में हुआ। और ये आधुनिक हिंदी गद्य को वैविध्यपूर्ण और गौरवपूर्ण बनाने में जिन लेखों में महत्वपूर्ण योगदान दिया, उनमें चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय आता है, नाम आता है। और गुलेरी जी का पूर्वज कहते हैं, गुलेरी जी के पूर्वज वो कांगड़ा के गुलेर गाँव के निवासी थे, इसलिए गुलेरी शब्द पीछे लगाते हैं अपने उपनाम में। तो गुलेर गाँव के निवासी थे, किंतु इनके
पिता पंडित शिवराम शास्त्री जयपुर संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल थे। और गुलेरी जी का जन्म समृद्ध तथा विद्या संपन्न परिवार में हुआ। बहुत अच्छा परिवार था इनका, यानी कहने का मतलब है धन संपन्न व्यक्ति थे ये सब। इनका परिवार बड़ा धन संपदा से युक्त और विद्या संपन्न था, क्योंकि पिताजी भी इनके प्रिंसिपल थे संस्कृत कॉलेज में जयपुर में। गुलेरी जी की मेधा यानी बुद्धि से शक्ति है, प्रतिभा का अद्भुत सामंजस्य था, बहुत तेजस्वी तेज बुद्धि के थे, ये प्रखर बुद्धि के थे गुलेरी जी। अपने विद्यार्थी जीवन में उन्होंने प्रत्येक परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की। उस समय जो है 1884 में इनका जन्म हुआ, ठीक है, और 1922 में इनकी मृत्यु हुई। तो उस समय भी ये इतने मतलब बहुत अधिक तीक्ष्ण बुद्धि के थे और प्रथम श्रेणी से इन्होंने हर परीक्षा पास की थी, उत्तीर्ण की थी। इनके अध्ययन का क्षेत्र बहुत व्यापक, पुरातत्व, इतिहास, दर्शन, भाषा विज्ञान, साहित्य विषयों में इनकी गहरी पीढ़ थी। यानी इनका अध्ययन क्षेत्र बहुत विशाल था, विस्तृत था। कहने का मतलब इनकी रुचि बहुत अधिक थी, पुरातत्व में रुचि थी, इतिहास में, दर्शन, भाषा विज्ञान और साहित्य आदि विषयों पर गहरी पीढ़ थी। इनका प्रमाण ये है कि उन्होंने 1904 से लेकर 1907 के बीच इन विषयों में अनेक महत्वपूर्ण निबंध लिखे थे। इसके बाद का प्रमाण ये है कि 1904 से लेकर 1907 के बीच में इन्होंने इन अनेक विषयों पर इन्होंने इन जो विषय मैंने ऊपर बताए, पुरातत्व, इतिहास, दर्शन, भाषा विज्ञान, इनके ऊपर उन्होंने क्या लिखे हैं, निबंध लिखे हैं। उनके पुरानी हिंदी शीर्षक निबंध का तो ऐतिहासिक महत्व है। इन्होंने एक पुरानी हिंदी शीर्षक से एक निबंध लिखा, उसका तो बहुत ही ऐतिहासिक महत्व है। वे हिंदी, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, बंगला, मराठी आदि भारतीय भाषाओं के पंडित थे। देखो कितनी भाषाएं जानते थे चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी जी। हिंदी जानते थे, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, बंगला और मराठी, इन सभी भाषाओं पर अच्छी पकड़ थी इनकी और इन भाषाओं के वे बड़े पंडित थे। तथा इनका अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन और लैटिन भाषाओं पर भी अच्छा अधिकार था। ये देखिए इनके तो भाषा पर सारे भाषा अधिकार इनके ऊपर था इनका। ये अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन और लैटिन भाषाएं भी जानते थे। तो कितने अच्छी इनकी बुद्धि थी और कितना इन्होंने जो है जीवन में परिश्रम किया, अनुसंधान अपने भाषा के इस हिंदी के क्षेत्र में कितना अधिक अनुसंधान किया, बहुत मेहनत की इन्होंने और बहुत अच्छे ये तीक्ष्ण बुद्धि के थे, मेधावी थे। 20-21 वर्ष की अल्पायु में गुलेरी जी ने जयपुर से समालोचक नामक पत्र का संपादन भी कर दिया। 20-21 वर्ष की छोटी सी उम्र में इन्होंने समालोचक नामक जो पत्र था जयपुर से प्रकाशित होता था, उसका संपादन कार्य भी, हिंदी समीक्षा को उन्होंने आगे बढ़ाया। हिंदी में उन्होंने काव्य, निबंध, कहानियाँ आदि का लेखन किया। शोध विद्वान के रूप में गुलेरी जी का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। गुलेरी जी ने अपने जीवन काल में 3 कहानियाँ लिखी थी और वह 3 कहानियाँ बहुत प्रसिद्ध हुई। सुखमय जीवन, ये कहानी 1911 में भारत मित्र नामक मित्र में प्रकाशित हुई। क्षमा करना, भारत मित्र नामक जो पत्र है उसमें प्रकाशित हुई थी सुखमय जीवन। गुलेरी जी की पहली कहानी थी सुखमय जीवन, जो 1911 में भारत मित्र नामक पत्र में प्रकाशित हुई। बुद्धू का कांटा, ये व्यंग्य से परिपूर्ण कहानी है और ये भी इनकी श्रेष्ठ कहानी। ये टीवी पर भी दिखाए थे ये कहानी। और उसने कहा था, इस पर तो फिल्म भी बन गई है प्यारे विद्यार्थियों, फिल्म बनाई गई है। उसने कहा था कहानी हिंदी साहित्य की सबसे श्रेष्ठ कहानी मानी जाती है। 1915 में सरस्वती पत्रिका में छपी थी। 1917 में सरस्वती पत्रिका जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा जो संपादित होती थी उस पत्रिका में छपी थी। 1915 में उसने कहा था, जो हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में आती है। और इनकी कुछ रचनाएं गुलेरी जी की ग्रंथावली नाम से नागरी प्रचारणी सभा द्वारा काशी में प्रकाशित हुई थी। इनकी कई रचनाएं गुलेरी ग्रंथावली नाम से नागरी प्रचारणी सभा में प्रकाशित हुई थी। उसने कहा था कहानी का दो मूल भाव क्या है, केंद्रीय भाव क्या है, प्यारे विद्यार्थियों। अब हम देखते हैं। उसने कहा था शीर्षक कहानी गुलेरी जी की सर्वश्रेष्ठ कहानी है और उनकी कीर्ति का आधार स्तंभ है। यानी इनकी कीर्ति इनको मिली इसी कहानी से, यश उनको मिला। हिंदी कहानी के विकास में ये मील का पत्थर मानी जाती है। इस कहानी में लेखक ने लहना सिंह के चरित्र के माध्यम से, एक पात्र है लहना सिंह, उसके चरित्र के माध्यम से निश्चल प्रेम, पर्ण पालन, अपने पर्ण का पालन करने वाला, त्याग भावना और देश प्रेम तथा वीरता जैसे भावों को अभिव्यक्त किया गया। इसके माध्यम से लहना सिंह के चरित्र बहुत प्रश्न आता है, परीक्षा में महत्वपूर्ण है। लहना सिंह का चरित्र चित्रण पूछते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो इसमें देश प्रेम की भावना, वीरता जैसे भावों के एक अभिव्यक्त किया गया है। इसमें लहना सिंह जो अपने बाल प्रेम के लिए अभूतपूर्व त्याग करता है, अपने बचपन का प्रेम, वह किसी लड़की से प्रेम करता था और वह बचपन के प्रेम को बड़े अभूतपूर्व ढंग से वह त्याग करता है और अपने प्राणों की आहुति देकर सूबेदारणी के पति और पुत्र की रक्षा करता है। सूबेदारणी
जो है बचपन में उसकी कभी प्रेमिका थी और वह सूबेदारनी के पति और पुत्र की रक्षा करता है। प्रतिपाद्य विषय तथा रचना शिल्प की दृष्टि से बात करें तो यह अनूठी रचना है। कहानी में लेखक ने आकर्षक प्रारंभ किया है, विश्वसनीय विकास और करुणापूर्ण अंत की सृष्टि किया है। यानी इसके कहानी का अंत है वो बड़े करुणापूर्ण ढंग से होता है, यानी एक तरह से बोलते हैं इसको इमोशनल स्टोरी है अंत में, और प्रारंभ वो बड़ा आकर्षक है। कथा सूत्रों को परस्पर जोड़ने और पात्रों की चरित्रगत विशेषताओं का उद्घाटन में समर्थ संवाद अमृतसर से लेकर सुदूर फ्रांस की युद्ध भूमि तक के वातावरण को सजीव अंकन करता है। यानी इसमें जो अमृतसर की भी कहानी का, इस कहानी में अमृतसर की जिक्र होता है तो अमृतसर का दृश्य इत्यादि, या फिर फ्रांस में जब वो लड़ाई इत्यादि होती है तो विश्व युद्ध हो रहा है तो उसमें फ्रांस की युद्ध भूमि को भी एक तरह से सजीव अंकन है वो किया है। पात्र की स्थिति के अनुरूप भाषा प्रयोग भी किया है इस कहानी में। और पूर्वाभास शैली, जिसको हम अंग्रेजी में फ्लैशबैक शैली की पहली कहानी मानी जाती है, पूर्वाभास शैली, जिसको फ्लैशबैक का सफल प्रयोग हिंदी में पहली बार इस कहानी में हुआ। ध्यान रखना प्यारे मेरे, बहुत महत्वपूर्ण बात है। उसने कहा था कहानी हिंदी साहित्य की फ्लैशबैक शैली की पहली कहानी मानी जाती है, जिसको हम पूर्वाभास शैली या फ्लैशबैक में कहा जाता है इसको अंग्रेजी में। तो ये सबसे सफल कहानी मानी गई है, सबसे पहली कहानी है। व्यंग्य का पुट भी है, सूक्ष्म चरित्र चित्रण है, देशज शब्दों का प्रयोग, उर्दू शब्दों का, पंजाबी शब्दों का प्रयोग किया गया है। वातावरण की सृष्टि सरल, सहज और मुहावरेदार भाषा में इस कहानी की ज्ञान है या गुण है इसके। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से ये था थोड़ा सा इनका परिचय। अब हम देखते हैं कहानी उसने कहा था, पृष्ठ संख्या है 25 पर, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। अब देखिए मैं शुरू करता हूँ, आज थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों ने के जबान के कोड़े से जिनकी पीठ छिल गई है और कान तक पक गए हैं, यानी उस समय अमृतसर का यह दृश्य है शायद। और अमृतसर के बड़े बड़े शहरों में इक्के गाड़ी है, तांगा गाड़ी है, इक्के गाड़ी है, उनकी जबान पर कोड़े से, जबान के कोड़े से, यानी वो जब चलाते हैं गाड़ी तो मुंह से कुछ भी बोलते रहते हैं, तो उस प्रकार से यहाँ पर भाव व्यक्त किया है कि जबान के कोड़े से उनकी पीठ छिल गई है, उनकी पीठ छिल गई है और कान तक पक गए हैं। उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू कार्ट वालों की बोली का मरहम लगावे। बम्बू कार्ट कहते हैं जो बांस की बनी हुई जो गाड़ी है, जिस गाड़ी है बैलगाड़ी, उनकी बोली को मरहम लगावे। यानी अमृतसर में जो बैलगाड़ी चलाने वाले जो लोग हैं वो बहुत ही अच्छी भाषा का प्रयोग करते हैं, मरहम लगाए उससे। ये बात बड़ी आकर्षक ढंग से शुरुआत की है कि जिन इक्के गाड़ियों की बोली से किसी लोगों के कान पक गए हैं या उनको बहुत बुरा लगा है तो वो आप अमृतसर आइए और अमृतसर में जो बम्बू कार्ट है, यानी जो बांस की बनी हुई जो गाड़ियां हैं, बैलगाड़ियां हैं, उन लोगों की जो चलाने वाले जो चालक है, उनके बैलगाड़ी जो हाँकने वाले हैं, उनकी वाणी को आप सुनिए, वो मरहम लगाएंगे। एक तरह से बहुत मीठी बोली बोलते हैं। जब बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ को चाबुक से धुनते हुए इक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध स्थिर करते हैं, यानी बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर जब इक्के गाड़ी चलाने वाले जो घोड़े की पीठ पर चाबुक मारते हैं तो कभी वो घोड़े की नानी के साथ उसका संबंध जोड़ते हैं, गुस्से में आकर कभी घोड़े की नानी ऐसे कुछ कह के संबंध स्थिर करते हैं। कभी राह चलते पैदलों की आंखों के न होने पर तरस खाते हैं कि बीच में आ गया तो उसको बोलते हैं आँखें होने की, आँखें नहीं है, तुम्हारी आँखें नहीं है क्या, इस प्रकार से बोलते हैं, आंखें नहीं है क्या, इस प्रकार से तरस खाते हैं। और कभी उनके पैरों की अंगुलियों के पोरों की चींट कर अपने को ही सताया हुआ बताते हैं। कभी उनके पैरों को जो है अंगुलियां उनके पहिए से चींट जाती है उनके घोड़ों से। तो इस प्रकार से संसार भर की ग्लानी, निराशा, शोभ के अवतार बने नाक की सीध चले जाते हैं ये जो है बम्बू कार्ट वाले, यानी जो बैलगाड़ी वाले अमृतसर में। अब देखिए आगे। और तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में, तंग छोटी छोटी चक्करदार गलियों में हर एक लड्ढी वाले के लिए ठहर कर सब्र का समुद्र उमड़ा कर क्या बोलते थे वे, बचो खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई, आने दो लाला जी, हटो बादशाह माने बादशाह, कहते हुए सफ़ेद फेंटों, खच्चर और बत्तकों, गन्ने और खोमचे और भारे वालों के बगल से राह खेते हैं, यानी राह लेते हैं। यानी अमृतसर में जो गाड़ी वाले हैं, गाड़ी चलाने वाले, बैलगाड़ी चलाने वाले, वे जो है लोगों को क्या बोलते हैं
कि जब भी कोई उसके गाड़ी के आसपास सामने आता है तो वो उनको क्या बोलते हैं कि बचो खालसा जी, अरे हटो भाई जी, ठहरना भाई, आने दो लाला जी, हटो बादशाह। ये कहते हुए जो सफ़ेद पेंटों वाले लोग हैं या खच्चर या बत्तख, गन्ने खोमचे वाले, बाहर वाले आदि के बगल से वो रास्ता लेते हैं, यानी उनके पास से गुजरते समय ये बोलते हैं। क्या मजाल है, जी और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े, उनके आगे जी बोलना पड़ता है। ठीक है, वो इस प्रकार से बोलते हैं तो सामने वाला भी जी बोलता है, साहब बोलते हैं। ये बात नहीं कि उनकी जीभ चलती नहीं, पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती हुई उनकी जीभ चलती नहीं है, अपितु मीठी छुरी की तरह महीन मार करती है। यदि कोई बुढ़िया बार बार चेतावनी देने पर चेतावनी देने पर भी लीक से नहीं हटती तो उनकी वचनावली के नमूने देखिए। कोई बुढ़िया आ गई उनकी गाड़ी के सामने और उनको बार बार वो कहते हैं कि हट जा, लेकिन वो नहीं हटती तो वो क्या बोलते हैं, देखो, हट जा जीने जोगिए, हट जा जीने जोगिए, हट जा कर्म वालिए, हट जा पुत्ता प्यारिए, बच जा लंबी उम्र वालिए। ये बोलते थे कि हट जा जीने जोगिए यानी जीने वाले, जीने योग्य हो, हट जा कर्मा वाले, कर्म करने वाले, कर्मों वाली, हट जा पुत्ता प्यारी, अपने पुत्रों की प्यारी, हट जा, बच जा लंबी उम्र वाली, लंबी उम्र वाली तुम बच जा। इस प्रकार से वो बोली बोलते हैं उस बुढ़िया को। समष्टि में इसका अर्थ है कि तू जीने योग्य है। कर्मा वाले का मतलब होता है भाग्यशाली है, कर्मा वाली माने भाग्यशाली। पुत्रों की प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है, बच जा। इस प्रकार से वो बोली बोलते हैं। कौन? अमृतसर में बम्बू काट वाले, बम्बू काट वाले यानी जो बैलगाड़ी है वो। ऐसे बम्बू काट वाली के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर आकर के मिले हैं। एक लड़का और एक लड़की जो है एक चौक की दुकान में, जो चौक पर एक दुकान है वहाँ पर आकर मिले हैं। उनके बालों और ढीले सूतने से जान पड़ता है, वस्त्र है, सूतने माने वस्त्र है, दोनों सिख है। उनके बालों से और उनके ढीले ढाले वस्त्रों से पता चलता है कि वे दोनों सिख है। वह अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था माने जो लड़का है वो अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था वहाँ पर दुकान पर। और वह रसोई के लिए बढ़िया, वह कौन? वह लड़की रसोई के लिए बढ़िया लेने आई है। दुकानदार परदेसी से गूंथ रहा था, कोई परदेसी है आया हुआ जो अनजान है, वो उस दुकानदार से उलझ रहा था। जो शेर भर गिले पापड़ों की गड्डी को बिने गिना नहीं हटता न था, यानी वह कोई पापड़ लिया था उसने, पापड़ की गड्डी को जो गिले हैं उसको वो गिन रहा था एक एक को, और गिने बिना वो हट नहीं रहा था। इस प्रकार से दुकानदार और वह ग्राहक है वो उलझ रहा था। तेरे घर कहाँ है, तेरे घर कहाँ? ये लड़का और लड़की में बातचीत हो रही है, देखिए प्यारे विद्यार्थियों। तेरे घर कहाँ है? मगरे में। और तेरे, वो लड़का पूछता है तेरे घर कहाँ है, तो वो लड़की बोलती है मगरे में। और तेरे, वो बोलती है माझे में। यहाँ कहाँ रहती है, कि यहाँ कहाँ रहती हो? अंतर सिंह की बैठक में, वे मेरे मामा होते हैं। कि मैं अंतर सिंह की बैठक में यानी उनके मकान में रहती हूँ, वे मेरे मामा है। मैं भी मामा के यहाँ रहता हूँ। वो लड़का कहता मैं भी मामा के यहाँ रहता हूँ। उनका घर गुरु बाजार में है। उनका घर की कहाँ पर है? गुरु बाजार में। तो दोनों ही लड़के और लड़की मामा के घर में रहते हैं। वो एक अंतर सिंह के घर में रहती है और एक दूसरे गुरु बाजार में अपने मामा के घर रहता है लड़का। इतने में दुकानदार निपटा। दुकानदार उस ग्राहक से उलझ करके सामान दे दिया उसने, जो भी है वो निपट चुका था अपने कार्य से, और उनका सौदा देने लगा, यानी दही और बढ़िया देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले, यानी दोनों लड़के और लड़की अपनी बढ़िया लेकर के और लड़का वो दही लेकर के, क्योंकि लड़के को तो अपने मामा के केस धोने के लिए दही चाहिए था और लड़की को रसोई के लिए बढ़िया चाहिए थी। तो दोनों कुछ देर सामान लेकर के कुछ दूर साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई है? कुड़माई का मतलब होता है सगाई। तेरी कुड़माई हो गई है? इस पर लड़की जो है कुछ आंखें चढ़ाकर धत कह करके दौड़ गई है। वो लड़का मुंह देखता रह गया है। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ मिल जाती है वो दोनों, लड़का और लड़की, या फिर दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते हैं। और महीना भर यही हाल रहता है और महीने भर यही चलता है। कभी वो सब्जी के यहाँ दुकान के पास में मिल जाती है, कभी वो जो लड़का और लड़की आपस में दूध वाले के यहाँ मिल जाते हैं। 2-3 महीने तक यही, महीना भर यही हाल रहा। 2-3 बार लड़के ने पूछा कि तेरी कुड़माई हो गई है? और वह लड़की वही जवाब देती, आंखें तैर करके कहती धत धत, जो जवाब है वो मिलता है।
एक दिन लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा तो लड़की लड़के के संभावना के विरुद्ध बोली। क्या? वह लड़का नहीं चाहता था कि इसकी गुड़माई हो, यानी कहने का मतलब वह लड़का उससे प्रेम करने लगा। एक दिन लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा तो लड़की ने लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली, हाँ हो गई है। जैसे ही उसने पूछा कुड़माई हो गई क्या तेरी कुड़माई हो गई, तो लड़की ने कह दिया हाँ हो गई। तो लड़का पूछता है कब? कल। लड़की कहती है कल। देखते नहीं है रेशम से कटा हुआ सालू, ये देखो मैंने जो नया पहना आज रेशम का कटा हुआ सालू वस्त्र है, चुन्नी जो भी है। लड़की भाग गई है कहकर, और लड़के ने भी घर की राह ली। रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया, एक छाबड़ी वाले को दिन भर की कमाई खोई, एक कुत्ते पर पत्थर मारा, एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया, सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई, तब कहीं घर जाकर पहुंचा। यानी वह लड़का बड़ा, जैसे ही उसने सुना कि उसकी कुड़माई हो गई है तो वह लड़का एक तरह से, वो लड़के को गुस्सा आ गया क्योंकि वह उससे प्रेम करता था और उसने सोचा कि अब तो इसकी सगाई हो गई है। तो इस प्रकार से लड़का है वो बहुत गुस्से में हो गया और रास्ते में कभी किसी लड़के को, दूसरे लड़के को मोरी में ढकेल दिया। गुस्से में आकर के एक छाबड़ी वाले की दिन भर की कमाई को उसने खो दिया, यानी छाबड़ी उसकी जो है उड़ेल दी, और एक कुत्ते को पत्थर मारा, और एक गोभी वाले के ठेले पर दूध उड़ेल दिया। इस प्रकार से वो गुस्से में ऐसे कार्य करते हुए जा रहा था। और सामने नहाकर आती हुई कोई वैष्णवी थी, जो विष्णु का उपासक होती है उसको वैष्णवी कहते हैं। तो वह वैष्णवी जो कोई पंडितानी थी उससे टकरा गया, तो उसने अंधे की उपाधि, उसने कहा कि अंधा है क्या, तो दिखाई नहीं देता, तो अंधे की उपाधि पाई। तब कहीं जाकर के वो लड़का घर पहुंचा। अब दूसरा देखिए, दूसरा पॉइंट इसमें, दूसरा भाग है, देखिए राम राम ये भी कोई लड़ाई है, दिन रात खंदकों में। ये देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ये फ्लैशबैक शैली है। और यहाँ पर प्यारे विद्यार्थी इस पहले वाले जो मैंने अब तक जो पढ़ाया उसमें जो बाल्य अवस्था का वर्णन है उसकी, लड़के और लड़की की जो कहानी यहाँ तक आती है। अब उसके बाद में देखिए सीधा बड़ा हो गया है जो लड़का है। अब आगे देखते हैं आगे क्या है कि राम राम ये भी कोई लड़ाई है, दिन रात खंदकों में बैठ हड्डियाँ अकड़ गई है। खंदकों में ना खान में बैठ करके हड्डियाँ अकड़ गई है। लुधियाने से 10 गुना जाड़ा है और मैं और बर्फ़ ऊपर से पिंडलियों तक कीचड़ में धसे हुए हैं। यानी वहाँ पर ये सैनिक है और वो सैनिक बातें कर रहे हैं कि राम राम एक भी कोई लड़ाई है। और ये जो शैली है यहाँ पर, जो विश्व युद्ध हुआ था उसके यहाँ पर युद्ध की बात बताई जा रही है। तो ये यहाँ पर सैनिक आपस में बात करें कि राम राम ये कोई लड़ाई है, दिन रात खंदकों में बैठ कर हड्डियाँ अकड़ गई है, ठंड का समय है, लुधियाने से 10 गुना जाड़ा है, ज़्यादा जाड़ा है यानी ठंड है, और मैं और बर्फ़ ऊपर से हैं, पिंडलियों तक कीचड़ में फंसे हुए हैं, गनीम कहीं दिखता नहीं, और घंटे 2 घंटे कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है। उधर से शत्रु है वो बंदूकें चला रहे हैं, तो उससे धमाके के साथ है वो सारी खंदक खान जो भी गलियारी वो हिल जाती है। 100 गज धरती उछल पड़ती है। इस गेबी गोली से बचे तो कोई लड़े, इस खतरनाक गोली से कोई बचे तो कोई लड़े। नगरकोट का जलजला सुना था। जलजला कहते हैं भूकंप को, कि नगरकोट में कोई भूकंप आया था उसके बारे में सुना था। यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं। यहाँ जैसे ही शत्रु सेना की तरफ से कोई गोली चलती है तो ये धरती हिलने लग जाती है, तो ऐसा लगता है कि यहाँ कोई जलजला आ गया हो, भूकंप आ गया हो। जो कहीं खंदक से बाहर सापा या कोनी निकल गई तो चटाक से गोली लगती है। थोड़ी सी सौपा बाहर निकला तो उधर से शत्रु गोली मार देते हैं, थोड़ी सी कोहनी बाहर निकली तो चटाक गोली लग जाती है। न मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए हैं या कि पत्तियों में छिपे रहते हैं। पता नहीं वो बेईमान यहाँ पर शत्रु के लिए आया है कि वो शत्रु बेईमान मिट्टी में लेटे रहते हैं कि पत्तियों में छिपे रहते हैं। लहना सिंह और 3 दिन है, 4 तो खंदक में बिता दिए, परसों रिलीफ आ जाएगी। अब लहना सिंह यहाँ पर प्रमुख पात्र है प्यारे विद्यार्थियों। ये वही लड़का है जो बचपन में उस लड़की से मिलता था, वही लहना सिंह है ये। तो लहना सिंह है और 3 दिन और लहना सिंह और 3 दिन है। ये देखो संवाद है यहाँ पर, लहना सिंह और 3 दिन है, 4 तो खंदक में बिता ही दिए हैं, परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी है। हमें 3 दिन और रहने, 3 दिन तो हो गए इस खंदक में, 4 दिन तो खंदक में बिता दिए, परसों रिलीफ हो जाएगी और 7 दिन की फिर छुट्टी मिल जाएगी। अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भर कर खाकर सो रहेंगे। ठीक है, हम छुट्टियों में पेट भर करके खा करके सोए रहेंगे। उसी फिरंगी मेम के बाग में, उस फिरंगी मेम, फिरंगी यानी अंग्रेज, जो अंग्रेजी है, अंग्रेज मेम है वो है,
अंग्रेजों का साम्राज्य था उस समय। तो अंग्रेजी मेम जो है फिरंगी मेम के बाग में मलमल किसी हरी घास है उसके बाग में फल और दूध की वर्षा कर देती है, बहुत हमें फल और दूध देगी वह। ला कहते हैं दाम नहीं लेती, ला कहते हैं कि दाम नहीं लेती, कहती है तुम राजा हो मेरे मुल्क को बचाने आए हो, और वो मुझे हमें कहती है कि तुम राजा हो हमारे मुल्क को हमारी रक्षा करने के लिए आए हो। तो यहाँ पर वो फ्रांस का वो युद्ध हो रहा है, विश्व युद्ध, तो वो उसकी तरफ से वो गए हैं, तो ये जो है जर्मन सैनिकों से वो लड़ाई करते हैं। तो यहाँ पर वो बात हुई है। 4 दिन तक पलक नहीं झपी, मैंने आंखें बंद नहीं की, नींद नहीं की, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता और बिना लड़े सिपाही। 4 दिन तक पलक नहीं झपी, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता और बिना लड़े सिपाही, कि घोड़े को अगर फिराएंगे नहीं, घुमाएं फिराएंगे नहीं तो वो बिगड़ जाता, अकड़ जाता है, ऐसे ही बिना लड़े सिपाही। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए। अब यहाँ पर जो सैनिक है वो कह रहे हैं कि मुझे तो बस हुक्म दे तो मैं संगीन चढ़ा करके मार्च का हुक्म दे तो मैं परेड करूं, फिर 7 जर्मनों को अकेला मारकर न लौटूं तो मुझे दरबार साहब की देहली पर मत्था टेकना नसीब ना हो। कोई वहाँ पर सैनिक कह रहे हैं, लैना सिंह इत्यादि जो पात्र उसमें साथ में हैं, तो वो कह रहे हैं कि 7 जर्मनों को अगर अकेला मारकर न लौटूं, यहाँ लड़ाई हो रही है जर्मन से, तो जर्मनी से लड़ाई हो रही है, तो जर्मनों को मारकर न लौटूं तो मुझे दरबार साहब में देहली पर मत्था टेकना नसीब न हो। पाजी कहीं के, है ना, मूर्ख कहीं के, बदम ऐसे इस प्रकार से, पागल कहीं के, इस प्रकार का अर्थ आता है। पाजी कहीं के कलों के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं, और इन लोगों के जो घोड़े हैं शत्रु सेना के वो मुंह फाड़ देते हैं, पैर पकड़ने लग जाते हैं। यूँ अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं, यूँ तो वो अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं। उस दिन दावा किया था 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था। उस दिन हमने 30-30 मन के जो गोले फेंके थे, एक मन में 40 किलो होता है प्यारे विद्यार्थियों, 30-30 मन का है जो गोला फेंकते हैं। उस दिन दावा किया था 4 मील तक एक जर्मन भी नहीं छोड़ा था। विश्व युद्ध हो रहा था ना उस समय, विश्व युद्ध की कहानी का दृश्य दिया गया है। पीछे जनरल साहब ने हट आने की कमान किया, नहीं तो मैं और आगे जर्मन को मार देता, ये जो है सैनिक बोल रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों आज हम यहाँ तक ही इसको लेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ यहाँ तक उसने कहा था जो इसका जीवन परिचय और कहानी के भाव आपको समझ में आ गए होंगे। आगे हम अगली वीडियो में लेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे उसने कहा था कहानी के आगे के भाग को लेकर के। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही, इस कहानी को पुनः पढ़ेंगे, इसके केंद्रीय भाव को समझेंगे, और जो पात्र है उनके चरित्रों से संबंधित एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, इसलिए इस कहानी को आप ठीक प्रकार से पढ़ेंगे तो आपको पात्रों का चरित्र जो है समझ में आएगा, क्या क्या उसमें गुण हैं, क्या क्या दोष है, ये सब चीज़ें उसको पढ़ने पर समझ में आती है। और ये बहुत ही हिंदी की सबसे श्रेष्ठ कहानी है, और कहानी पढ़ना कोई ज़्यादा जो है रुचिकर नहीं होता, कहानी रुचिकर ही होती है, अच्छी लगती है। तो आप ठीक प्रकार से कहानियों को पढ़ें और समझें। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय भारत, जय हिंदी, धन्यवाद विद्यार्थियों।